स्ट्रक्चर और इसका सिद्धांत ऐसा है जैसा मैंने कभी भी नहीं देखा। जियोन कहता है मैंने तुमसे पूछा अभी इसे कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। प्रिंसला कहती है शायद कल तक ये कंप्लीट हो जाए। प्रिंसला अपने मन में सोचती है मैंने सोचा नहीं था कि प्रिंस जोन इस लेवल के मैजिक को जानते हैं। देखकर लगता है कि ये जैसे कोई डिटेक्शन मैजिक है। प्रिंसला कहती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ हंटिंग के बारे में। यह सुनते ही जियोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आगे हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ इस वक्त जियोन और प्रिंसला एक तरफ खड़े थे और बाकी दूसरी तरफ कैसल के सभी लोग, और उनके बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसे जियोन ने बनाया था। वहीं एक लड़की चीफ नाम के एक आदमी से पूछती है चीफ आपको क्या लगता है राजकुमार ने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। चीफ कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जब से ये बदले हैं तब से इनके दिमाग में क्या चलता रहता है इसका मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है आपने ये तो सही कहा और साथ ही में ये बदले हुए राजकुमार बहुत ही डरावने भी लगते हैं। इधर जियोन प्रिंसिला से कहता है अब शुरू करो इसे। इसके बाद ही प्रिंसिला कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और काफी समय तक पढ़ने के बाद वो इस स्ट्रक्चर को एक्टिवेट कर देती है। उसे एक्टिवेट होते हुए देखकर वो लड़की कहती है मुझे इस लाइट को देखते हुए अच्छा महसूस नहीं हो रहा। चीफ आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वही चीफ भी प्रिंसिला को देखकर काफी हैरान था। प्रिंसिला अपने हाथ पे हल्का सा बाइट करती है जहाँ से ब्लड आने लगता है। फिर वो उस ब्लड को उस बनाए हुए स्ट्रक्चर में गिराने लगती है, जिसके गिरते ही वो चीफ नाम का आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अचानक से उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। जिसे देखते हुए जियोन कहता है एनिमी डिटेक्शन सर्कल, एक ऐसा मैजिक जिसका यूज करते हुए एक सर्टेन रेंज में दुश्मन के असली रूप के बारे में पता लगाया जा सकता है। वही प्रिंसिला अपने सामने देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसके सामने एक बिल्कुल ही घिनौना सा मॉन्स्टर मौजूद था। जियोन कहता है क्रॉनिकल्स ऑफ द हीरो के असली दुश्मन ये मॉन्स्टर्स ही हैं जो डेमन किंग के बासिंदे हैं और उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं। मुझे लगा नहीं था कि ये भी यहाँ पर मौजूद होंगे। इधर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए प्रिंसिला पर अटैक करता है, जिसे देखते हुए प्रिंसिला काफी घबरा जाती है और कहती है मैं क्यों। बट तभी उसके सामने 3 और लोग आ जाते हैं और कहते हैं राजकुमारी प्रिंसिला को प्रोटेक्ट करो। वही जियोन कहता है उस नोवेल के अकॉर्डिंग प्रिंसिला का खून जिसे एविल ब्लड कहा जाता है वो मॉन्स्टर्स के लिए बिल्कुल अमृत की तरह है, क्योंकि उस नोवेल के हिसाब से प्रिंसिला को डेमन अपने साथ किडनैप करके ले चले जाएंगे, वो भी उसके एविल ब्लड की वजह से, और बाद में वो प्रिंसिला के खून का यूज करेंगे ताकि वो जिंदा रहने के काबिल रह सके। यही असली कारण है जिसकी वजह से प्रिंसिला को दुर्भाग्य की राजकुमारी का नाम मिलता है। जियोन अपने मन में सोचता है ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ताकतवर है, बल्कि सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी एक नॉर्मल इंसान से बहुत ताकतवर है और डेमन किंग की टेरिटरी ऐसे मॉन्स्टर से भरी हुई है। और तभी जियोन के सामने वो मॉन्स्टर जो कि दिखने में बहुत ही क्रीपी सा था वो उस पर अटैक कर देता है। उसे अटैक करता देखकर प्रिंसिला उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर तभी जियोन उस क्रीचर पर हमला कर देता है और कहता है तुम्हारे 2 दिल है ना, तो इसीलिए तुम्हें मारना इतना आसान नहीं होगा। पर तभी वो डेमोनिक क्रीचर जियोन को खुद से दूर फेंक देता है। वो डेमोनिक क्रीचर कहता है आखिर ये है क्या, ये सती कैसी है और ये मैजिक सर्कल कैसा है। फिर वो जियोन से पूछता है तुम कौन हो। जियोन कहता है मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। यह सुनते ही वो डेमोनिक क्रीचर जियोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे आगे आते हुए देखकर जियोन भी तैयार हो जाता है। उसके तैयार होते ही उसके पास से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिस पर वो डेमोनिक क्रीचर कहता है आखिर तुम ये सब कर कैसे रहे हो। वही जियोन उस पर अटैक करते हुए मन में कहता है बस ऐसे ही 2 मिनट बस ऐसे ही रुको। अगर मेरा ब्लैक किंग पहले लेवल पर प्रमोट नहीं हुआ होता तो मुझे तुम्हें मारने में बहुत परेशानी होती। और उसके या सोचते सोचते ही अब तक वो डेमोनिक क्रीचर मारा जा चुका था। जियोन मन में कहता है अब जब तुम्हारा कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो तुम अब कोई भी इंफॉर्मेशन अपने मदरशिप पर नहीं भेज पाओगे। पर तभी वहाँ पर 2 और लोग आ जाते हैं, जहाँ पर आते ही एक येलो हेयर वाला बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मेरा नाम है एलेक्स व्हाइट लॉयन नाइट से, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। जियोन अपने मन में सोचता है ये वही नाइट है जिन्हें ईव ने सीक्रेटली यहाँ पर भेजा है, और फिर उन दोनों से कहता है नहीं यहाँ पर कुछ खास नहीं हुआ। एलेक्स कहता है क्या, जिस पे जियोन कहता है मैंने बस एक दुश्मन को मार दिया। जियोन अपने मन में सोचता है अभी मैं इन सभी को अपने प्रेजेंस का एहसास नहीं होने दे सकता, और जब तक इन्हें पता चलेगा और ये छुपने के लिए तैयार होंगे उससे पहले ही मैं इन सभी को हंट करके खत्म कर दूंगा। वही दूसरी तरफ हम एक व्हाइट हेयर गाय को देखते हैं जो कि पूरे किंगडम के चित्र को देखे जा रहा था। पर तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कहता है स्लीपिंग स्टार पैलेस में कुछ गड़बड़ी हो रही है। व्हाइट हेयर वाला गाय कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या इसका मतलब यही है कि हमने जो रेड किया था वो फेल हो गया, पर तुम इसके लिए ज्यादा परेशान मत हो, इसके बारे में मुझे पहले से ही पता है। उसके सामने वाला बंदा कहता है इसके अलावा भी कुछ गड़बड़ हो रही है, पैलेस में डार्क मैजिक को डिटेक्ट किया गया है। सफेद बालों वाला बंदा कहता है डार्क मैजिक, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। उसके सामने खड़ा आदमी कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर पैलेस में हमने जितने भी लोग निगरानी रखने के लिए रखे थे उन सभी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम वहाँ पर मौजूद नौकरों से तो पूछ सकते हैं पर मुझे लगता नहीं कि वो सही सही जवाब देंगे। सफेद बालों वाला बंदा कहता है और भी लोगों को वहाँ पर भेज दो
ये पता करने के लिए, जिस पर उसके सामने वाला बंदा कहता है जैसा आप कहें, पर एक बात और, कुछ र्यूमर सुनने को मिल रहे हैं कि प्रिंस पूरी तरह से बदल चुके हैं। सफेद बालों वाला बंदा कहता है कैसे? उसके सामने वाला बंदा कहता है लोग कह रहे हैं कि उसका गुस्सा अब बहुत ही खतरनाक हो चुका है और उसके पास कुछ अननोन पावर्स भी हैं। सफेद बालों वाला बंदा कहता है इससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन र्यूमर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जियोन पैदाइशी लूजर है। उसके पास एग्नेस के खून की सिर्फ एक ही काबिलियत है और वो ये है कि उसके बाल सफेद है, इसीलिए वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले पर वो हमारे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। सफेद बालों वाला बंदा कहता है क्या अभी भी वो सक्सेशन सेरेमनी में भाग लेना चाहता है? उसके सामने खड़ा बंदा कहता है अभी तक उसने ये नहीं कहा कि वो भाग नहीं लेगा, तो मुझे लगता है कि वो भाग जरूर लेगा। सफेद बालों वाला बंदा कहता है उसे पता भी नहीं है कि वो कर क्या रहा है, पर फिर भी अगर वो ये करना चाहता है, फिर वो अपने सामने खड़े बंदे से कहता है तो क्यों ना हम इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाएं। इसी के साथ हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इस वक्त जियोन कहीं जाते हुए अपने मन में ही सोचता है सक्सेशन सेरेमनी को आने में अभी एक हफ्ते बाकी है। आगे हम उसे पैलेस से बाहर चलते हुए देखते हैं जहाँ वो अपने मन में कहता है यही रास्ता होना चाहिए, मुझे लगा नहीं था कि पैलेस से बाहर आना इतना आसान होगा। वैसे देखने में तो मैं काफी अजीब लग रहा हूँ पर मुझे लगता नहीं कि मुझे यहाँ पर कोई और भी मिलेगा। इसके बाद ही वो एक गेट के सामने पहुंच जाता है और अपने मन में सोचता है क्या यही वो जगह है मूनलाइट फीस्ट? ये यहाँ का एक बहुत ही जाना माना रेस्टोरेंट है। अगर इस रेस्टोरेंट के अंदर जाना हो तो सेकंड फ्लोर पर एक रूम को रिजर्व कराना पड़ता है, पर इस जगह की असली पहचान ये नहीं है। इसकी असली पहचान है मून आई इन्फो गिल्ड, या थोड़ा और सही से कहे तो ये मून आई गिल्ड की ही एक शाखा है। इसके बाद हम जियोन को उसी रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ एक वेटर आते हुए कहता है आपको किस चीज की जरूरत है और आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। इसके बाद वो जियोन के सामने रखे कप में थोड़ा पानी भरता है। इधर यह सुनने के बाद जियोन कहता है मुझे एक स्नो फ्लेक टेम्पुरा दे दो, जिस पे वो वेटर कहता है ठीक है। इसके बाद वो वेटर जियोन को अपने साथ लेके कहीं जाने लगता है और थोड़े समय बाद हम जियोन को एक लड़की के सामने देखते हैं जहाँ वो लड़की कहती है तुम पहले कस्टमर होगे जो यहाँ तक आए हो। जियोन कहता है क्या तुम यहाँ की ब्रांच मैनेजर हो? मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। उसके सामने वाली लड़की कहती है ठीक है तुम चाहो तो रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर वो करने से पहले क्या तुम अपने आप के बारे में कुछ बताना चाहोगी? जियोन कहता है मून आई गिल्ड को कब से कस्टमर की आइडेंटिटी जानने की जरूरत पड़ने लगी? लड़की कहती है आमतौर पर हम ऐसा नहीं चाहते हैं, पर ये एक स्पेशल केस है। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि ये जगह अभी हाल ही में मून आई गिल्ड की ब्रांच बनी है और ये अभी ऑफिशियली ओपन भी नहीं हुई है। तो इसीलिए मुद्दे की बात ये है कि ज्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है और जिन्हें पता है उन्हें मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार तुम्हारे जैसे एक बाहरी बंदे को ये पता कैसे चला? इधर जियोन को सोच समझ पाता कि तभी उसे ढेर सारे असैसिन्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने आप को घिरता हुआ पाकर जियोन अपने मन में कहता है आखिर ये करना क्या चाहती है? पर ये कुछ भी करना चाहे, ये असैसिन्स काफी फास्ट है। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करता है और बहुत ही इजीली उन सभी असैसिन से आजाद हो जाता है। पर वो असैसिन्स जियोन की इतनी पावर्स का भी सामना नहीं कर पाते और सब के सब मारे जाते हैं। इधर वो लड़की जियोन की पावर्स को देख के काफी हैरान रह जाती है और मन में सोचती है ये सभी लोग बहुत ही स्किल्ड असैसिन्स थे और फिर भी वो पलक झपकते मारे गए। आखिर मेरे सामने खड़ा इंसान है कौन? जियोन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस जगह को कैसे ढूंढा, पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। वो लड़की हैरानी में ही पूछती है तुम चाहते क्या हो? जिस पर जियोन एक बार मुस्कुराता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो लड़की अपने मन में ही सोचती है उसे ब्लैक फॉरेस्ट की जानकारी और एक फेक आईडी चाहिए थी, आखिर वो उसका क्या करेगा? वहीं उसके साथ में ही खड़ा वेटर कहता है मिस आयरिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपने उस क्लाइंट को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? आयरिन कहती है क्या अभी यहाँ पर जो लड़ाई हुई तुम्हें वो याद है? वो वेटर कहता है हाँ मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। लड़ते वक्त वो हुडी हल्का सा हट गई थी और तभी मैंने देखा कि उसके ग्रे कलर के बाल हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप है जिनके बाल ग्रे कलर के होते हैं और वो है एग्नेस द रॉयल फैमिली। वेटर कहता है इसका मतलब? आयरिन कहती है हाँ तुमने सही समझा, एग्नेस परिवार का कोई एक सदस्य अब इन सभी मामलों में एक्शन लेना स्टार्ट कर चुका है। फिर आयरिन उस वेटर से कहती है पता करो कि ये था कौन और ये भी पता करना कि वो पैलेस को अकेले छोड़कर क्यों आया था और साथ ही में ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में हर चीज के बारे में पता लगाओ। जिस पर वो वेटर कहता है ठीक है और फिर वहाँ से जाने लगता है। आयरिन अपने मन में सोचती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ऐसा करिश्मा जो सभी को एक ही सेकंड में रोक दे। वो था कौन? क्या वो अगला एम्पेरर बनने वाला कोई कैंडिडेट था? इसी के साथ हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ इस वक्त प्रिंसिला आगे बढ़ते हुए बोल रही थी भले ही मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या वो अटैक बहुत ही नॉर्मल अटैक था जो कल रात को हुआ था? और अब जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने कल रात को जो डार्क मैजिक यूज किया था वो कोई नॉर्मल मैजिक नहीं था। और अपने मन में ही सोचती है इंपीरियल पैलेस के लोगों को इस प्रॉब्लम का समाधान जरूर पता होगा, पर कम से कम उन्हें बताना तो चाहिए था। जियो ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि पर्सनली मैंने ही उस मैजिक को कंप्लीट किया और मुझे अपने ब्लड का भी यूज करना पड़ा। इसके बाद ही हम प्रिंसिला को दो सिपाहियों के सामने देखते हैं जिनमें से एक फ्रेडो भी था। प्रिंसिला इस वक्त जियोन से मिलने जा रही थी पर फ्रेडो ने उसे रोक लिया था और कहता है राजकुमार जियोन इस वक्त किसी से भी नहीं मिलना चाहते और ये कल रात को जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से। प्रिंसिला कहती है झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे वो राजकुमार ही थे जिसने उस डेमोनिक क्रीचर को खुद ही मार डाला। फ्रेडो कहता है अपने शब्दों को थोड़ा सोच समझ कर चुनो और थोड़ा धीरे बोलो क्योंकि मैजेस्टी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे भले ही वो इंपीरियल पैलेस का ही कोई हो। प्रिंसिला कहती है मैं इंपीरियल पैलेस की कोई भी मेंबर नहीं हूँ और मैं कोई आम व्यक्तित्व भी नहीं हूँ, तो मुझे
मुझे नहीं लगता कि ये सभी चीजें मुझ पर अप्लाई होंगी। बट तभी प्रिंसिला को जियोन के बारे में कुछ याद आता है और वो रुक जाती है। फ्रेडो कहता है मेजेस्टी ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। प्रिंसिला कहती है और वो मैसेज क्या है? फ्रेडो कहता है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप वापस चली जाएं अगर आपको यहाँ पर कोई और काम ना हो। अब यह सुनते ही प्रिंसिला थोड़ी नाराज हो जाती है। इसके बाद ही हम देखते हैं जियोन को, जो कि अभी भी पहले से बाहर था। जियोन इस वक्त एक ट्रेन में बैठा हुआ था और अपने मन में कहता है एक ऐसी ट्रेन जिसका पावर सोर्स हॉर्स पावर से बना हो, ऐसी कोई भी चीज मेरी दुनिया में तो एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि ये ट्रेन यहाँ पर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि नॉवेल के अकॉर्डिंग वो मेरी दुनिया से 100 साल आगे की कहानी है, तो इसीलिए शायद जब मैं वापस जाऊँ तो मुझे भी इन टेक्निक्स को यूज करना सीखना चाहिए। इसके बाद जियोन अपने चारों तरफ नजरें घुमाता है और अपने मन में कहता है जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब से मैं मून आई इन्फो गिल्ड से बाहर आया हूँ तभी से मुझ पर नजर रखी जा रही है, और ये शायद इसीलिए क्योंकि लड़ते वक्त उस लड़की ने मेरे बालों का कलर देख लिया था, तो शायद उसी का यूज करते हुए ये लोग मेरा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जियोन अपने मन में ही सोचता है मून आई इन्फो गिल्ड एक ऐसा गिल्ड है जो भविष्य में जाके हीरोज की मदद करेगा, वो भी बिना किसी फायदे के, और यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं मून आई इन्फो गिल्ड के सभी लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। जियोन ये सब बातें सोच ही रहा था, बट तभी उसे ट्रेन में आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई कहता है हम जल्द ही स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं और जो भी पैसेंजर वहाँ पर उतरना चाहते हैं वो लेफ्ट डोर का यूज कर सकते हैं। या सुनते ही जियोन खड़े होने लगता है और अपने मन में कहता है मुझे इस वक्त किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरा साथ हमेशा दे सके। मैं चाहता तो पैलेस के गार्ड्स को भी ट्रेन कर सकता था, पर उनके पास टैलेंट और ताकत की बहुत कमी है, तो इसीलिए मैं इस गांव में आया हूँ ताकि मैं अपने फॉलोवर्स को इकट्ठा कर सकूं और उन्हें अपने साथ ला सकूं। इसके बाद ही जियोन ट्रेन से उतरता है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है वो अपने सामने देखता है उसके सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, जिसे देखकर जियोन अपने मन में सोचता है मैं सही जगह पर आया हूँ, क्योंकि यही है रियून, बाहरी लोगों का गाँव। हर महीने इस गाँव में ऐसा ही कुछ होता है ताकि वो लोगों को शुद्ध कर सके। इस गाँव में लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं, वो भी एक एंजल की मदद से, और फिर वो लोग कामना करते हैं उस एंजल के ब्राइट फ्यूचर के लिए। और अगर उस नॉवेल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जगह कुछ ही महीनों में तबाह होने वाली है, और इस जगह की तबाही की शुरुआत होगी ब्लैक फॉरेस्ट से, क्योंकि यही वो जगह है जो रियून्स परिवार के लॉर्ड को अच्छे से जानते हैं, या तो फिर कहें कि यही वो जगह है जहाँ के लोग रियून्स फैमिली के लॉर्ड की आइडेंटिटी को जानते हैं। जियोन अपने मन में सोचता है ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर जाने से पहले हमें लॉर्ड की परमिशन लेनी होगी। फिर वो आगे बढ़ता रहता है और थोड़े समय बाद कहता है बाहर आ जाओ, मैं इसे दोबारा नहीं बोलूंगा। और इसके बाद ही वो अपनी पावर्स का यूज करता है, जिसके यूज होते ही एक लड़का जिसके लाल कलर के बाल थे वो बाहर आता है और आते ही कहता है कैसे, तुम्हें पता कैसे चला? पर जियोन उसके इस सवाल का जवाब नहीं देता और कहता है मैं वहाँ पर एक और चीज बताना भूल गया था, क्योंकि मैं एक और रिक्वेस्ट को ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि योनजो के कैसल के इन्फॉर्मेशन तुम मुझे ला के दो, और साथ ही में उस बंदे की लोकेशन भी जिसने 6 सिर वाले मॉन्स्टर का टैटू बनाया है, जो कि इसी टाउन में रहता है। वो लाल बालों वाला लड़का कहता है क्या? जियोन कहता है जैसा कि तुम्हें देखकर पता लगता है कि तुम इस राज्य के बेहतरीन गिल्ड्स में से किसी एक का हिस्सा हो, तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन लाने में ज्यादा समय लगेगा। वो लड़का कहता है फिलहाल तो हम इतने बेस्ट नहीं है, पर तुमने मुझे ये तो बताया है नहीं कि तुम्हें ये सब पता कैसे चला। अब ये सुनने के बाद जियोन वहाँ से आगे बढ़ पड़ता है और उसके सवाल का जवाब नहीं देता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक कैसल को, जहाँ एक लड़की जिसका नाम होता है रिन, वो कहती है कि आप सच में ये करना चाहते हैं। वहीं उसके सामने हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि उस शहर का लॉर्ड था। वो कहता है हमारे एंसेस्टर जिनके पास ड्रैगन्स की पावर थी वो भी बस उसे सील कर पाए थे, आखिरकार तुम उसका क्या ही कर पाओगी। रिन कहती है पिताजी मैं अब और भी अपने ही लोगों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, वो भी उसके जैसे क्रीचर की वजह से, भले ही उन सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा क्राइम किया हो और बहुत ही पाप भी किया हो। या बोलते ही रिन वहाँ से चली जाती है और बाहर निकल कर ही कहती है डैम इट, ये कितनी गलत बात है, आखिरकार ये भी प्योरीफायर्स को ही करना पड़ता है। आगे रिन उस कैसल से बाहर निकलते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में 2 और लड़के दिखते हैं, जहाँ एक लड़का जिसका येलो कलर का बाल होता है हरते, वो कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रिन। वहीं एक और लड़का मौजूद होता है जिसका नाम है रग्नो। रेगनो कहता है क्या उस बुढ़े इंसान ने फिर से तुम्हें लेक्चर दिया। वहीं रिन के साथ ही एक और लड़का होता है, वो कहता है रेगनो अपने शब्दों को थोड़ा सोच समझ के चुनो, वो यहाँ की लॉर्ड है और लॉर्ड की इंसल्ट यहाँ पर इतने हल्के में नहीं ली जाएगी। रेगनो कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। वही रिन कहती है तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ। अच्छा ये बताओ क्या हमें कोई कैंडिडेट मिला? रेगनो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा होगा? वैसे तो यहाँ पर दर्जनों लोग आए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों से कुछ हो पाएगा। मुझे लगता है कि हमें खुद ही चलना चाहिए, ये हम खुद से कर लेंगे। रिन कहती है हरते तुम्हें क्या लगता है? हरते कहता है मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि ये लोग यूजफुल है या नहीं, पर इनमें से कुछ लोग काफी दिलचस्प। और तभी उसकी नजर सामने पड़ती है और वो कहता है देखो एक और आ गया। और तभी हम वहाँ पर आते हुए देखते हैं जियोन को, जिसने की इस वक्त अपने सफेद बालों को ब्लैक कर लिया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। जियोन आगे आता है और उसे दिखते हैं वहाँ पर ढेर सारे लोग। वहीं उन सभी लोगों की भीड़ के सामने ही 4 लोग एक बहुत ही आलीशान सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं, अरे देखो ये तो रेगनो है ना, आखिरकार ये चारों के चारों यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, ये आखिरकार क्या गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं। वहीं जियोन अपने सामने रिन को देखता है और कहता है उस नोवेल के अकॉर्डिंग ये औरत जो सामने बैठी है रिन ड्रनीर, भविष्य के हीरोज की साथियों में से एक, जिसके पास हेवनली वॉरियर्स का टैलेंट है, जो कि मिलियंस में
से किसी एक ही के पास होता है, द ग्रेटेस्ट लैंस मास्टर इन हिस्ट्री, जिसके पास ड्रैगन स्ट्राइक एम्परर का डिवाइन स्पीयर होगा। और ये सभी के सभी टाइटल्स भविष्य में इस औरत को मिलेंगी, जो इसे इस नोवेल के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक बनाता है। पर अभी ये उतनी ताकतवर नहीं हुई है। जियोन आगे जाता है और एक बंदे से बैटल करने के लिए तैयार होता है, जिसका नाम है स्लॉटरर यूरो। यूरो कहता है तो तुम हो मेरे अपोनेंट। वही जियोन उसके बात का जवाब नहीं देता और उन चारों की तरफ सोचते हुए मन में कहता है इन चारों को जिससे फर्क पड़ता है वो है सिर्फ ताकत। बट तभी यूरो अपने भाले को, जो कि भाला और कुल्हाड़ी का कॉम्बिनेशन था, उसे जियोन के सामने करता है और उससे कहता है तुम्हें पहले ही पीछे हट जाना चाहिए था, पर कभी भी अपने अपोनेंट से अपना फोकस लूज मत करना। और यह बोलते ही वो जियोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी जियोन अपनी वाइटल पॉइंट डिटेक्शन को एक्टिवेट करता है, जो कि उसकी स्किल्स में से एक है। उसके एक्टिवेट होते ही उसे यूरो के शरीर में ढेर सारे वाइटल पॉइंट दिखने लगते हैं, जिसे देखकर जियोन अपने मन में कहता है यहाँ पर तो इसके एक ही मोशन में दर्जनों वाइटल पॉइंट्स हैं। देखकर लगता है मुझे यहाँ पर अपनी ब्लैक स्टार रिवर को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ जियोन वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से यूरो का अटैक खाली चला जाता है। जियोन कहता है तुम्हारा यह हमला कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। और यह बोलते ही वो अपने पैर का यूज करते हुए जियोन के पैर को थोड़ा सा खसका देता है, जिसकी वजह से यूरो का बैलेंस सही नहीं रह पाता। और उसी मौके का फायदा उठाते हुए जियोन उस पर एक जोरदार पंच लैंड करता है। जियोन का एक पंच बढ़ते ही यूरो काफी दूर जाके गिरता है और लगभग अधमरा हो जाता है। उसे ऐसे हारते हुए देखकर सभी लोग कहते हैं ये कब हुआ और कैसे हुआ, आखिर यूरो एक ही पंच में हार कैसे गया। वही जियोन अपने मन में कहता है अब समय हो गया इन्हें दिखाने का। और यह बोलते ही वो रिन, रैंगो और बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है। वही हरते कहता है कैसा था ये, दिलचस्प था ना, बिल्कुल वैसा ही जैसी की हमें जरूरत है, किसी को हराना वो भी सिर्फ एक ही अटैक में। इस लड़के को देखकर लगता है कि इसके पास बहुत ही सुपीरियर स्किल्स हैं। वही रिन को सोचते हुए कहती है हाँ तुमने सही कहा। इस पर रैंगो कहता है उसकी स्किल्स तो काफी अच्छी हैं, पर उसने कुछ खास ऐसा भी नहीं किया जो हम न कर पाए। जिस पर उन चारों में से एक कहता है हाँ मैं इस बात से पूरी तरह से सहमति जताता हूँ, ये बंदा जियोन एग्नेस, इसकी स्किल तो काफी बेहतर है पर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। एंड ये चारों के चारों जियोन को पहचान चुके हैं। रिन कहती है इसकी लड़ने की काबिलियत तो बहुत ही लाजवाब है, इसके जैसी काबिलियत वाले को तो एक मेज बन जाना चाहिए। फिर वो थोड़ा निराश होते हुए कहती है क्या यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हो जो थोड़ा कैपेबल हो। पर तभी उसे कुछ याद आता है और अपने मन में कहती है हम ज्यादा देरी नहीं कर सकते। इसके बाद ही वहाँ पर एक बुढ़ा सा आदमी आने लगता है, जिसे देखकर रिन कहती है तो ये रहा वो। और तभी रिन की नजर उसके पैरों पर बने एक टैटू पर पड़ती है, जिसे देखकर रिन बहुत हैरान रह जाती है और कहती है आखिरकार ये कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रिन बताती है कि मेरे सामने वाला ये बंदा प्योरिफिकेशन ग्रुप का एक मेंबर है, वो ग्रुप जो डेविल्स की पूजा करते हैं, जिसे रिन हरा कर सील करना चाहती है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि रैगिंग, रेपिंग, किडनैपिंग और मर्डर ये सब करते हैं। इधर रिन उस बंदे को अंदर आते हुए देखकर अपने सियर को बाहर निकाल लेती है, जिसे हारते रोकने की कोशिश करता है। वहीं वो बंदा जिसके पैरों पर वो सिंबल बना था, वो हंसते हुए कहता है 6 सरों वाला बीस्ट आने वाला है। इसके बाद ही वो अपने शर्ट को निकाल के बाहर फेंक देता है और मन में कहता है हमारा काम ये है कि हम उसके आने से पहले यहाँ पर रास्ता बना कर रखें। वही लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि उसके चेस्ट पर एक दिल तो था पर वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था। वो कहते हैं ये है क्या चीज, जिस पे वो बंदा एक क्रीपी से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है जब तुम मरोगे तब तुम खुद ही समझ जाओगे। इसके बाद ही उसकी आंखें रेड कलर में ग्लो करने लगती हैं। इधर वो कुछ और कर पाता कि तभी रिन अपने स्फीयर से उसके शरीर के आर पार वार कर देती है, जिसकी वजह से वो बंदा जो कि इस वक्त 6 सिरों वाला बीस्ट बनने वाला था वो मारा जाता है। इधर रैंगो और बाकी लोग रिन की तरफ आते हुए उससे पूछते हैं कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। रिन कहती है लगता है मैंने अभी के लिए तो उसे रोक दिया है। बट तभी उसे दिखता है कि दरवाजे पर ही एक और औरत थी जो कि कुछ अजीब से दिख रही थी, जिसे देखते हुए रिन बहुत घबरा जाती है और कहती है ये एक ट्रिक थी, इन्होंने हमें गुमराह किया। इधर वो औरत जो कि एक क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो रही थी वो रिन और बाकी लोगों पर हमला करती है, जिसे देखते हुए रिन कहती है इस अटैक को रोको। पर इससे पहले कि वो सभी कुछ कर पाती, वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। जैसे ही वो एक्सप्लोजन खत्म होता है, रिन देखती है कि सब कुछ नॉर्मल था। वहीं रैंगो और बाकी लोग उसके बहुत ही पास आ जाते हैं, जहाँ रैंगो कहता है हे रिन तुमने ये करना कहाँ से सीखा। वही हरते कहता है ये तो बहुत ही लाजवाब था, तुमने ये किया कैसे। रिन कहती है ये मैंने नहीं किया, क्या तुम लोगों ने सच में देखा नहीं। और तभी उन सब की नजर पड़ती है जियोन पर, जहाँ जियोन इस वक्त अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस क्रीचर की धुलाई कर रहा था। बट तभी वो क्रीचर फट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। बट जियोन इस एक्सप्लोजन को बहुत ही मिनिमाइज कर देता है, जिससे किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब सबके सब बच जाते हैं। जियोन को देखते हुए रिन बहुत हैरान रह जाती है। जियोन अपने मन में सोचता है मैंने क्रॉनिकल्स ऑफ फ्रोसिमर को पूरी तरह से पढ़ा है और उसका एक एक चीज याद करके बैठा हूँ, तो इसीलिए आगे क्या होगा मुझे पता है, तो मैं उसे चेंज भी कर सकता हूँ। मुझे पता था कि जल्द ही यहाँ पर एक अटैक होने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उस अटैक को रोकूंगा, जिससे कि रिन का ध्यान मेरे ऊपर आएगा। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि ये अटैक उतना बड़ा नहीं था, जिसके लिए मुझे अपनी जादी पावर्स का यूज करना पड़ा, और उसकी वजह से मैं सेलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद ही हम देखते हैं एक मीटिंग को, जहाँ इस वक्त जियोन भी मौजूद था, साथ ही में रिन, रैंगो और बाकी लोग। जहाँ रिन कहती है पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं।
हैं। फिर वो एक दूसरे को इंट्रो देते हैं और आगे रिन सभी को बताती है कि ये सभी यहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं। रिन कहती है यहाँ पास में ही एक बहुत ही स्पेशल फॉरेस्ट है, सिटी ऑफ र्यून और सेलोस के पहाड़ों के बीच में एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर हर चीज यहाँ तक कि घास पेड़ पौधे सब कुछ काले कलर के हैं। हम उसे ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी जब जाता है तो बाहर नहीं आ पाता, इसीलिए उस जगह के अंदर घुसना सभी को मना है। वहीं उनमें से एक लड़का कहता है हम पहले से ही ब्लैक फॉरेस्ट को जानते हैं, तुम हमें ये बताओ कि एग्जैक्टली तुम हमसे चाहती क्या और हमें करना क्या है। रिन कहती है एक लेजेंड जो कि हमारे फैमिली के फाउंडर हैं, क्या तुम में से किसी ने उनके बारे में सुना है? वो एक ऐसे हीरो थे जो कि ड्रैगन के खून से लथपथ थे और उसी की वजह से उन्हें पावर्स मिली जिससे उन्हें बुराई को खत्म किया और फिर इस शहर का निर्माण किया। वो काफी प्रसिद्ध लेजेंड थे जो कि नॉर्थ में रहते थे, पर असल सच्चाई तो ये है कि वो बुरे लोग जिन्हें लेजेंड ने खत्म किया था वो मरे नहीं थे। हमारे प्रसिद्ध एंसेस्टर सिर्फ इतने ही ताकतवर थे कि वो उन्हें सील कर पाए, इसी वजह से र्यून अभी भी उसकी कीमत चुका रहा है। वही जियोन कहता है प्योरीफाइंग एजेंट, तुम उसी की बात कर रही हो? रिन कहती है हाँ तुमने सही कहा। जब इसे थोड़ा और एलोबरेट करके बताऊं तो वो सभी जो सील कर दिए गए थे वो हमेशा एक रिचुअल करते रहते हैं। इधर उन सभी में से एक बंदा कहता है इसका मतलब तुम ये कह रही हो कि इस र्यून शहर में जितने भी लोग गुनहगार होते हैं या जिन्होंने कभी भी पाप किया हो उन्हें तुम उस फॉरेस्ट में भेजती हो, वो भी उस एविल चर्च के बाद? रिन कहती है हाँ तुमने सही कहा, हम उन्हें सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम उस सील को मेंटेन कर सकें जिसे हमारे फेमस एंसेस्टर ने बनाई थी। रैंको कहता है फिर प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी जिन्हें भेजा जाता है वो सभी कैदी या कोई ना कोई पापी ही होते हैं, तो वो यहाँ पर मारे जाए या वहाँ पर मारे जाए इससे क्या फर्क पड़ता है? वही हरते कहता है मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कोई रिचुअल एग्जिस्ट क्यों करता है। अच्छा ये बताओ कि कितनी बार भेजा जाता है इन लोगों को? रिन कहती है महीने में 5 बार। फिर वो उन सभी से पूछती है तुम्हें क्या लगता है जब उन लोगों की संख्या खत्म हो जाती है जिन्होंने कोई पाप किया हो उसके बाद हम क्या करते हैं? रिन उन सभी को बताती है जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया हो हम उन्हें भी भेज देते हैं, क्योंकि भले ही कुछ भी हो जाए सैक्रिफाइसेस के जितने नंबर हैं उतने कंप्लीट होने चाहिए, तो इसीलिए हमें महीने में 5 लोगों को भेजना ही पड़ता है भले ही उन्होंने कोई क्राइम किया हो या ना किया हो। रिन कहती है मुझे यही चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें मुझे अपने लोगों की जिंदगी उन कमीने ब्लैक फॉरेस्ट वालों को सेक्रीफाइस करके देनी पड़ती है। रेंगो कहता है अरे अब बस करो, इतना रीजन बहुत है, तुम हमें अपने साथी समझो। रिन कहती है वहाँ पर जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि सील की वजह से वो अब पहले से बहुत कमजोर हो चुका होगा और वैसे भी खुद से ज्यादा लोग उस फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर पाते क्योंकि उस मैजिक बैरियर की वजह से, और यहाँ पर मौजूद सभी लोग इतने स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही कि वो उस मैजिक बैरियर को पार कर सके। बट तभी रेंगो कहता है ये सब तो ठीक है पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं इसके पीछे का रीजन जानना चाहता हूँ। रिन कहती है ऐसा कोई स्पेशल रीजन तो नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा कि इसे भी टीम में रख लेना चाहिए। रेंगो कहता है क्या बकवास बातें कर रही हो, क्या तुमने पी रखी है? वही ये बातें सुनते हुए जियोन अपने मन में सोचता है इन लोगों को अभी भी डाउट है और ये रेंगो नाम का बंदा इसने कंफर्म मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को नोटिस कर लिया होगा, पर लगता है अभी तक इसने किसी को बताया नहीं और इसका एक ही मतलब है कि ये लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। जियोन अपने मन में ही सोचता है कि वो इंट्रूडर जिसने अभी हाल ही में हमला किया था वो बिना किसी अंदर वाले की हेल्प के हमला ही नहीं कर सकता और मुझे पता है कि इनमें से धोखेबाज कौन है, पर मैं इन सभी को अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया तो रिन की पावर्स की सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वही रिन कहती है ठीक है अच्छा हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें ये प्लान करना होगा कि हम कौन से रास्ते से जाने वाले हैं, इसीलिए सब लोग ध्यान से सुनो। उसके बाद वो सभी को बताती है कि वो लोग कैसे जाने वाले हैं। इसी के बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ इस वक्त जियोन कुछ मेडिटेशन टाइप कर रहा था ताकि वो अपनी पावर्स को अप कर सके। वहीं वो अपने मन में ही सोचता है इसे कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है, पर जब मैं यहाँ पर पहली बार इस शरीर में आया था तब से तो ये काफी बेहतर हो गया है, बट अगर इस एग्जैक्ट पॉइंट पे देखा जाए तो मुझे लगता नहीं कि मैं इन बाकी लोगों में से किसी से जीत पाऊंगा, इसीलिए मुझे और भी ताकतवर लोगों को हराने के लिए अपने पावर्स का लेवल अप करना होगा, मुझे जल्दी इसे 2 स्टार्स पर ले जाना होगा। बट तभी जियोन को किसी की आवाज सुनाई देती है जहाँ वो कोई कहता है तुम्हारे पास तो बहुत ही अमेजिंग पावर। जियोन जब मुड़ के देखता है तो उसे अपने पीछे एक लड़की दिखाई देती है जिसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे। जियोन अभी याद ही कर रहा था कि आखिरकार ये लड़की है कौन, बट तभी वो आते हुए कहती है तुमने ये पावर्स पाई कहाँ से? वही जियोन को याद आ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे रिन के एंसेस्टर्स ने सील किया था, जिसका नाम है रुसीना ब्लड वॉकर। जियोन कहता है तुम रिलीज हो गई। वही यह सुनने के बाद रुसीना काफी हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम मुझे जानते हो, तुम्हें पता कैसे चला? फिर वो कहती है खैर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह बोलते ही वो पलक झपकाते ही जियोन के सामने पहुंच जाती है और उससे कहती है जंगल के अंदर मत आना क्योंकि अगर तुम आए तो तुम मारे जाओगे, और यह बोलते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं जियोन उसे गायब होते हुए देखकर कहता है अब चीजें और भी दिलचस्प होती जा रही हैं, पर क्या मेरा इस स्टोरी के अंदर आने की वजह से ये कहानी चेंज हो गई है? आखिरकार मुझे पता क्यों नहीं चला कि ये लड़की रुसीना क्यों और कैसे मेरे पास आई थी? पर खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह बोलते ही वो खड़ा होता है और थोड़ा आगे जाने लगता है। आगे जाते हुए ये एक जगह पर रुकता और कहता है बाहर आ जाओ, और तभी वहाँ पर वो रेड हेयर वाला छोटा सा लड़का आता है जिसे हम काफी समय पहले देख चुके हैं। आते ही वो कहता है तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ, तुमने नोटिस कैसे किया? जियोन उससे कहता है क्या तुम वो लेकर आए हो? वो लड़का एक पोटली आगे बढ़ाते हुए कहता है ये टॉप क्वालिटी का स्टोरेज बैग है जो तुमने ऑर्डर किया था, और क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट आइटम है जिसे मैं ला पाया वो भी इतने
कम समय में तो एडिशनल फीस भी ऐड होगी इसमें और तुम्हें इसके लिए ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी और तुम इसका करोगी क्या? जियोन उस पोटली को लेता है और कहता है शानदार। वही वो रेड हेयर वाला लड़का कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? पर तभी जियोन वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाते हुए देखकर वो लाल बालों वाला बंदा कहता है अरे यार अब मैं किस चीज के बारे में रिपोर्ट करूंगा। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जंगल का सीन और ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैक फॉरेस्ट था। वहाँ पर जाते हुए जियोन अपने मन में सोचता है सच में ये पूरी जगह बिल्कुल ही ब्लैक है। यहाँ की घास, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ तक कि यहाँ की मिट्टी भी पूरी तरह से ब्लैक है। वहीं आगे जाते हुए ही हार्थ कहता है आखिरकार ये जंगल सबसे छुपा हुआ कैसे है? ये इतना डरावना है फिर भी लोगों को इसके बारे में नहीं पता चला। वहीं उनमें से एक कहता है क्या हुआ तुम डर गए? अगर डर गए तो तुम वापस चले जाओ। इधर जियोन अपने मन में सोचता है रिन ने मीटिंग में कोई भी ऐसा रीजन नहीं दिया जिसकी वजह से हम यहाँ पर आने के लिए पूरी तरह से राजी हूँ, फिर भी सबके सब मान गए। ये बात थोड़ी अजीब लग रही, पर एक बात मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं, या तो फिर कहें कि रिन पर काफी भरोसा करते। और इन सब में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है और वो है कायला, क्योंकि उसी ने बाद में ज्वाइन किया है। रिन कहती है हम जल्द ही अंदर जाने वाले हैं। वहीं रियान कहता है क्या हमने जैसा प्लान किया था हम वैसे ही करने वाले हैं? रिन कहती है हाँ तुमने सही कहा, पर उससे पहले हमें इन सभी को अपने हिसाब से समझाना होगा। इसके बाद वहाँ पर एक लाइटनिंग की स्ट्राइक होती है जहाँ पर रिन अपने स्फीयर को जमीन पर पटकती है और कहती है चलो अब चलते हैं। और यह बोलते ही वो सबसे आगे निकल पड़ती है। वही रैंको कहता है ये फिर से लीड करने वाली है, वो भी बिना डिस्कस किए। फिर वो बाकी सभी से कहता है तुम लोग बैठे क्यों, हमें इसके पीछे चलना है। यह बोलते ही वो सभी के सभी लोग दौड़ते हुए ब्लैक फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाते हुए उन्हें कुछ बीस्ट दिखाई देते हैं जो कि उन सभी पर अटैक कर देते हैं, बट तभी रैंगो सामने आता है और उनमें से कुछ बीस्ट की पिटाई करने लगता है और कहता है आगे मुझे रहने दो क्योंकि मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है। इसके बाद हरते भी उन सभी बीस्ट को मारने लगता है। जहाँ उसकी एबिलिटी की बात की जाए तो वो बेसिकली अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए चाकू बहुत तेज चलाता है, इसीलिए वो उनमें से कुछ बीस्ट को बीच में से ही काट देता है। बट तभी उन्हें चारों तरफ से ढेर सारे बीस्ट घेर लेते हैं, जिस पर रैंगो कहता है लगता है अब हमें मजा आने वाला है। वही कायला अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए कहती है रास्ते से हट जाओ अगर तुम लोग खुद को जलते हुए नहीं देखना चाहते। या बोलते ही वो उनमें से ढेर सारे बीस्ट को जला के मार डालती है। वह उन्हें लड़ते हुए देखकर जियोन अपने मन में सोचता है ये लोग टीम के हिसाब से काफी अच्छा कर रहे हैं, लगता है इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। उन्होंने ये कहा था कि वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जब से वो बच्चे थे, तो शायद ये नेचुरल होगा, उसे यही कहीं आसपास में ही होना चाहिए। और तभी उस पर एक चमगादड़ अटैक करता है।